नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची दास्तान जो आपके होश उड़ा देगी। ये है रोस्ट ऑफ रिपर, एंड्रे चिकाटिलो की कहानी। दिल थामे रहिए, क्योंकि ये कहानी है इंसान के सबसे अंधेरों, सबसे खतरनाक चेहरे की। एंड्रे चिकाटिलो एक इंटेलिजेंट इंसान था, लेकिन बेहद शर्मीला, डिप्रेस्ड नेचर का। उसकी लो सेक्सुअल कैपेबिलिटीज ने उसके अंदर खूनी कल्पनाएं पैदा कर दी, जो 12 साल तक चली। उसकी दहशत के दौर में वो रोक नहीं पाया। उसने इन ख्वाबों को सबसे बुरे अंदाज में पूरा किया। एक स्कूल टीचर होने का फायदा उठाकर उसने समाज के सबसे कमजोर लोगों का शिकार किया, बच्चों का। अगर ये भी काफी नहीं था तो वो अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए अपने शिकार को दर्द में देखकर सुख पाता था। एंड्रे चिकाटिलो को रोस्ट ऑफ रिपर कहा जाने लगा। पुलिस की चूक की वजह से वो कम से कम 56 बच्चों और युवाओं को मार सका। 40 से अधिक लोगों को इतने घृणित तरीके से कत्ल किया कि सोच के भी रूह कांप जाए। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये मेंटल पेशेंट था, लेकिन आप देखोगे कि उसकी सारी हत्याएं प्री प्लान थीं। तो सवाल है, क्या वो पागल था या सिर्फ ईविल? 16 अक्टूबर 1936 से एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया एंड्रे चिकाटिलो। उसके माँ बाप दोनों खेतों में काम किया करते थे, मजदूर जो यूक्रेन के एक गांव में रहते थे। उस समय का सोवियत यूनियन था, हालात बहुत खराब थे। यूक्रेन बड़े पैमाने पर अकाल की लपेट में था, जो स्टालिन के जबरदस्ती फसल छीन लेने की वजह से हुआ था। एंड्रे का परिवार बहुत मेहनती था और वो दूसरे परिवारों से अलग नहीं था, मगर इसमें कोई शक नहीं कि एंड्रे ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। उसके परिवार को पत्ते और घास तक खानी पड़ती थीं। शुरुआत में उसके अपने माँ बाप के साथ रिश्ते नॉर्मल थे। कठिनाई के बावजूद कोई खास परेशानी नहीं थी। पर सब कुछ बदल गया। 22 जून 1941 की सुबह हिटलर की सेना ने सोवियत यूनियन पर चढ़ाई कर दी। आंद्रे के पिता रोमन को रेड आर्मी में बुला लिया गया। रोमन घायल हो गए और नाजियों ने पकड़ लिया। पूरा जंग का टाइम वो बंदी बन के रहे। इस दौरान आंद्रे को बमबारी, गोलीबारी और आगजनी सब देखनी पड़ी। और वैसे भी वो बेड वेटिंग करता था, पलंग गीला करने की आदत। उसकी माँ उसकी इस गलती पर उससे रोज डांटती, पीटती। इसी दौर से उसकी माँ ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो पूरी उम्र उसके साथ रह गई। 1934 में उनका चचेरा भाई गांव से गायब हो गया। कहते हैं उसका अपहरण हुआ था और भूख इतनी थी कि सुना गया गांव वालों ने उसे खा लिया। ये खौफनाक कहानी 5 साल के आंद्रे ने सुनी और इसने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया। केवल डरा नहीं, उसको ये चीज फैसिनेटेड स्पीकर भी थी। 1943 में आंद्रे की मां ने एक बहन को जन्म दिया, तटियाना नाम रखा। बच्चे के बाप का नाम अननोन था, क्योंकि रोमन जंग में था। माना जाता है वो एक जर्मन सैनिक के रेप का रिजल्ट थी। तटियाना के जन्म के 1 साल बाद आंद्रे ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन शुरू से ही वो कभी फिट नहीं हुआ। उसकी इमेज शर्मीले, चुप रहने वाले, दोस्त न बना पाने वाले बच्चे की बन गई थी। उस वक्त भी वो बेड वेटिंग करता था। एक और बात जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, वो सही से देख नहीं सकता था। खराब विजन के कारण वो क्लास में बोर्ड पढ़ नहीं सकता, लेकिन टीचर्स से कहने से डरता था। उसे लगता था चश्मा पहना तो लोग मजाक उड़ाएंगे। उसे अपना पहला चश्मा 30 साल की उम्र तक नहीं मिला था। उसके पिता रोमन वापस आ गए थे, लेकिन उनका घर पे स्वागत नहीं हुआ। घर वालों ने उन्हें कायर माना क्योंकि जंग में पकड़े गए, और आंद्रे को भी दोस्तों से ताने सुनने पड़ते थे। उसके वीक विजन, फटे कपड़े, सब ने स्कूल लाइफ मुश्किल बना दिया था। फिर भी पढ़ाई में अच्छा था, स्ट्रॉन्ग बॉडी बन रहा था, आइडल स्टूडेंट कहलाता था। 1954 में ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से। आंद्रे ने स्कूल के बाद भी जिंदगी में फिट होने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसको अकेलापन महसूस होता था। अपनी आंखों की प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं की, डर था लोग हंसेंगे। पढ़ाई में वो अच्छा था। 1954 में ग्रेजुएट हुआ और अपने सपनों का कॉलेज मॉस्को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वहां एंट्री नहीं मिली। उसने सोचा उसके पिता के जंग में फेल होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात ने उसके दिल में अपने पिता के लिए नफरत और भी गहरी कर दी, लेकिन असल में कंपटीशन बहुत तेज। उस सपने के टूटने के बाद उसने लोकल टेक्निकल कॉलेज में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन किया। 1957 में उसको आर्मी में बुलाया गया, वहां टेक्निकल इंजीनियर बना, लेकिन फिर भी वो दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाया। शाम के वक्त बैरक में अकेला रेडियो सुनता, पॉलिटिक्स डिस्कस करता, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे होमोसेक्सुअल समझने लगे। फिर घर लौट आया, पर ज्यादा देर तक नहीं रुका।
अब तक 24 का हो गया था, एम्बिशंस अलग थे, इसलिए फैमिली से दूर निकल गया। शहर की बॉर्डर के पास छोटे से शहर में एक टेलीफोन इंजीनियर की नौकरी मिल गई। ये अंद्रेई के लिए नए सपनों जैसे था। पहली बार अपना घर, पानी, बिजली, अंदर बाथरूम। थोड़ा समय बाद अपने परिवार को भी बुला लिया और सब साथ रहने लगे। लेकिन जिंदगी अब भी उसके लिए कंफर्टेबल नहीं थी। उसकी बहन तत्याना शादी कर चुकी थी, पर अंद्रेई 27 साल का होते हुए भी अब तक अकेला था। बहुत ज़्यादा शर्म का कारण था कि वो किसी भी नॉर्मल रिश्ते तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी बहन ने चिंता की और कोशिश की उसकी शादी करवाने की, और 1963 में उसकी मुलाकात हुई एक लंबी समझदार लड़की से, फेनेया। पहली मुलाकात में ही अंद्रेई की शर्म उस पर भारी पड़ गई। आंख में आंख तक नहीं मिला पाया, नाम तक ढंग से नहीं ले पाया, पर तत्याना ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे फेनेया और अंद्रेई के बीच दोस्ती हुई। फेनेया को अंद्रेई शांत और इज्जत करने वाला लगा। 1963 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी की पहली रात फेनेया को महसूस हो गया था कि अंद्रेई में कुछ गड़बड़ है। अंदर से इमोशंस दबे हुए, सेक्स ड्राइव लो, नर्वसनेस, और यही टेंशन उनकी जिंदगी में शुरू से रह गई। इसके बावजूद फेनेया प्रेग्नेंट हुई। 1967 में उनका एक लड़की और बाद में बेटा भी हुआ। बाहर से सब ठीक लगता था, परिवार, बच्चे, पढ़ाई। एंड्रे यूनिवर्सिटी जा रहा था, रशियन लिटरेचर, इंजीनियरिंग और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की डिग्री भी ली। लेकिन अंदर का अंधकार बढ़ता जा रहा था। वो चाहता था नॉर्मल लाइफ, लेकिन उसके जहन में अजीब खतरनाक ख्याल आने लगे जो कंट्रोल के बाहर हो गए थे। उस समय ऐसे मुद्दों पे कोई बात भी नहीं करता था, तो वो अपने ऊपर का प्रेशर अंदर ही अंदर झेलता रहा। 1971 तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एंड्रे के अंदर क्या चल रहा है। बाहर से पढ़ा लिखा शरीफ, पर अंदर से टूट चुका इंसान। उसकी शादी में भी पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन कम से कम उसकी बीवी ये सोच के खुश थी कि पढ़े लिखे आदमी से शादी हुई और घर वालों के सामने दिखावा हो गया। एंड्री ने रोस्टोव के स्कूल में रशियन टीचर की नौकरी पाली, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं लगी। पर फैमिली जितना हो सके एडजस्ट कर रही थी। एंड्रे बोर्ड, अजीब सा टीचर था। बच्चे मजाक उड़ाते, टीचर्स भी हंस पड़ते। उसका बच्चियों में अजीब इंटरेस्ट बढ़ता गया। कई बार वो छात्रों के बहुत करीब पहुंच जाता। लड़कियां घबरा जाती थी, बिना बताए गर्ल्स हॉस्टल में भी घुस जाता। ये शुरुआत थी, धीरे धीरे हरकतें बढ़ती गई। पब्लिक मस्तूरात के सामने भी बदतमीजियां, छेड़छाड़, और कोई बोल नहीं पाता था। 3 साल बाद स्कूल ने खुद उसे रिजाइन करने बोल दिया। एंड्रे ने बिना झगड़े के नौकरी छोड़ दी। उन दिनों ये सब रिकॉर्ड नहीं होता था, सब कुछ चुपचाप दबा दिया जाता था। उसकी बीवी फेनिया को भी उसके बच्चों के साथ अजीब हरकतों का पता था, लेकिन सब मजाक में टाल दिया। किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। शायद अगर उठाई होती तो अनेक जिंदगियां बच सकती थी। पहले स्कूल से निकलने के बाद एंड्रे ने एक दूसरे स्कूल में नौकरी पाई। इस बार स्टूडेंट्स थोड़े बड़े थे, तो उसकी डर्टी हरकतें पहले से कम हो गई। फिर भी एक टीचर के रूप में वो फेल ही रहा। 1978 में स्टाफ कट के टाइम सबसे पहले उसे ही निकाला गया। उसके बाद एक और शहर, शक्ति में स्कूल हॉस्टल वार्डन की जॉब मिल गई, जहां बीवी फेनिया भी हॉस्टल मेट्रॉन की जॉब पे थी। ये कॉलेज 15 से 19 साल के लड़कों का था। एंड्रिया का असली काम था लड़कों की देखरेख। और ज्यादातर किड्स टीचर्स किसी को वो पसंद नहीं था। एक रात आंद्रे ने एक लड़के के साथ बदतमीजी की। ये बात भी दबा दी गई, कभी बाहर नहीं आई। ये जॉब मिलते ही आंद्रे ने शहर के गरीब और गंदी बस्ती में एक छोटा सा कमरे का घर ले लिया। ये घर उसने सिर्फ फैमिली से दूर रह के अपने उल्टे शौक पूरे करने के लिए लिया था। उसे समझ आ गया था कि वहां के लोग सेक्स के बदले पैसे या खाना चाहते हैं। आंद्रे ने वैश्याओं और बेसहारा लोगों को शिकार बनाना शुरू किया। कई बार बच्चों को भी घर ले आता, पर अक्सर बच्चे जल्दी भाग जाते थे। आंद्रेई रास्ते में तालाब के पास घूम रहा था। उसकी नज़र छोटी बच्ची पर पड़ी। उसने उसे बातचीत से फंसाया। जब बच्ची बोली कि उसे टॉयलेट जाना है, आंद्रेई ने कहा मेरे घर चलो। अंदर जाते ही आंद्रेई ने उस पर अटैक किया, चाकू से मार दिया। फिर उस बच्ची के मरे हुए जिस्म को आंखों के सामने देखकर आंद्रेई को अजीब सुकून मिला। लाश को पुराने मलबे में फेंक दिया और खुद नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं अपने फैमिली के पास लौट आया। ये था आंद्रे का खौफनाक सफर की शुरुआत। अब वो स्ट्रगल और कंट्रोल में बच्चों को तड़पते देखकर मजे लेने लगा। खून देखता तो उसको अलग ही एक्साइटमेंट मिलता था। लेना की मौत के बाद उसका अंदर का शैतान बाहर आ चुका था, एंड अब वो जानता था कि अगली बार फिर यही करेगा।
पड़ोसियों ने पुलिस को अंदाजा दिया था कि कुछ अजीब हो रहा है। लोगों ने देखा एक अजीब सा आदमी आता है, रात भर लाइट जलती है। लेना की गायब होने वाली रात घर की लाइट्स पूरी रात जल रही थी। सबको शक हो गया। पुलिस ने ऑन्ड्रे से 8 बार पूछताछ की, लेकिन बीवी फेनिया के सपोर्ट जैसे ऑन्ड्रे पूरी रात घर था की वजह से उस पर शक नहीं किया। उन्होंने केस बंद कर सबूत होने के बावजूद पुलिस ने एक लोकल आदमी को पकड़ लिया जो पहले भी ऐसे किसी के चक्कर में फंसा था। उसने अपना गुनाह भी कबूल लिया। उसी को दोषी मानकर फांसी की सजा दे दी गई। 4 साल बाद उसे गोली मार दी। सब चुप हो गए, लेकिन स्टाफ को अब अंदर अजीब लगने लगा था। जैसी स्टाफ कट का मौका मिला, उसे नौकरी से निकाल दिया और वो फिर से बेरोजगार हो गया। नई नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। उसकी खौफनाक कहानी बस आगे बढ़ने वाली थी। रोस्टोव के इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई क्लर्क का काम मिल गया। जॉब के साथ एक छोटा सा अपार्टमेंट मिला। फैमिली भी आने लगी। जॉब परफेक्ट थी। वो अकेला रहता, काफी सफर करता, कभी कभी दिनों दिनों घर नहीं आता, जो शिकार की प्लानिंग के लिए परफेक्ट था। पुलिस की इंक्वायरी और पहली हत्या का शक अब उस पर था, इसलिए उसने दूसरी हत्या करने से पहले 3 साल कंट्रोल किया। फिर जब दोबारा उसका अंदर का शैतान जाग गया, 17 साल की लड़की को शिकार बनाया। ये लड़की बीच बाजार में थी। अंद्रे ने उसे बात करते करते कहीं अलग ले जाकर मार दिया, फिर उसकी लाश को काट दिया। इस बार अंद्रेई को नई तरह का नशा महसूस हुआ। शायद जिंदगी भर वही सुकून ढूंढ रहा था। अगले दिन लाश झाड़ियों में मिली। उस दूसरे मर्डर के बाद अंद्रेई ने 9 महीने अपने आप को कंट्रोल किया, पर फिर जून से उसने एक खतरनाक किलिंग स्प्री शुरू कर दी। 12 जून 1982 को एक 13 साल की लड़की जो पास के ही काम करती थी, रात को अंद्रेई के नेतृत्व में आ गई। अंद्रेई की भेड़िया ख्वाहिशें फिर से जाग उठी थीं। उसने उस लड़की पर जंगली हमला किया, चाकू से उसकी आंखों और शरीर पर वार किया, लाश को एक चादर से आधा ढक दिया और गर्मी के मौसम में वहीं छोड़ दिया। जब लाश 2 हफ्तों बाद मिली तो वो बिखरी हुई थी, सब जगह असर पड़ चुका था। अगले 6 महीने में अंद्रेई ने 4 और मर्डर्स किए। जुलाई में 6 अलग अलग युवा मारे गए। एक 14 साल का, फिर अगस्त में 2 नई हत्याएं, इंक्लूडिंग एक 9 साल का ओलीग और 16 साल की ओल्गा। सितंबर आया और अंद्रेई ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब औरतों की जगह जवान लड़कों को टारगेट करने लगा। 9 साल के एरिक और 15 साल के सार जैस्मिन की हत्या हुई। उस साल के आखिरी मर्डर में 10 साल की लड़की ओल्गा स्टाकमा थी। इस वक्त तक अंद्रेई बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया था। अब उसका मकसद सिर्फ मर्डर नहीं, पूरे एरिया में दहशत फैलाना बन चुका था। उसके ज्यादातर शिकारों पर 30 या उससे ज्यादा चाकू के घाव होते थे। अक्सर पेट और जेनिटल्स तक विकृत कर देता था। ये उसकी पहचान बन गई थी। कुछ लाशों की आंखें भी निकाल देता था, जैसे वो चाहता था कि मरने वाले उसे देख ही ना सकें। उसकी अलग अलग जगह पे किलिंग्स की वजह से पुलिस को पैटर्न पकड़ने में देर लगी, लेकिन 1983 तक पुलिस को लिंकिंग क्लूज मिलने लगे। आंड्रे अब तक 8 और बच्चों और युवाओं को मार चुका था। उसके शिकार अक्सर प्रोस्टिट्यूट्स, अल्कोहलिक या बेगर्स होते, क्योंकि उनके मिसिंग होने की कंप्लेंट भी कभी कभी आती थी। ईयर एंड तक पुलिस की लिस्ट में 17 नोन विक्टिम्स थे। सेंट्रल मॉस्को मिलिशिया ने मेजर मिखाइल फेतिसोव की टीम को केस दिया। ये फॉरेस्ट पाथ डिटेक्टिव की शुरुआत थी। उन्होंने सस्पेक्ट की प्रोफाइल बनाई। ये कोई सेक्सुअल मेनियाक आदमी था, लेकिन जमाने के सोवियत यूनियन में ऐसे सीरियल किलर का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। 1984 में आंड्रे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी लूजर्स की तरह बिहेव कर रहा था। कोई दोस्ती नहीं, बॉसेस परेशान, काम की दिक्कत, एब्सेंट रहता था, पर उसके अंदर का हंगर नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में और भड़का हुआ था। नए साल की जनवरी में एक 17 साल की लड़की की हत्या की। फिर 1 महीने बाद 44 साल की औरत। दोनों हार्ड टाइम फेस कर रही थीं, दारू और प्रोस्टिट्यूशन में उलझी हुई थीं। दोनों लाशें बदतमीज हाली में मिली। चाकू से 20-30 बार शरीर का विकृत कर दिया था। दोबारा पुलिस ने रॉन्ग सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया। बोरोस्की नाम का आदमी 2 हत्याओं का दोषी घोषित हो गया। आंड्रे पर चोरी के इल्जाम भी लगे, जेल में डाल दिया गया। फिर भी सिर्फ 3 महीने बाद छुड़ा दिया गया और दिसंबर 1984 को वो फिर आजाद था, नई कहानी लिखने को तैयार। जेल से निकलते ही आंद्रे इजीली वापस नॉर्मल लाइफ जैसा बिहेव करने लगा। फैमिली के साथ साल की शुरुआत, नई जॉब।
उसने मर्डर बंद रखा, शायद नई पुलिस इन्वेस्टिगेशन की खबर मिल चुकी थी। लेकिन 1 साल से कम समय ही गुजरा था कि फिर से मॉस्को में एक बिजनेस ट्रिप पर एक 18 साल की लड़की का मर्डर किया। मेजर फिर से केस पर आ गया। पुलिस को कंफर्म हो गया था सेम सीरियल किलर काम कर रहा है। आंद्रे को पता था कि अब पुलिस हर जगह फैल चुकी है, तो वो 2 साल तक चुप हो गया। तब तक जॉब में प्रमोशन ले ली, बेटी को भी नौकरी दिलाई, जितना हो सका अपने ऊपर दबाव कम किया। लेकिन 1987 में रुका नहीं। एक बिजनेस ट्रिप पे एक 13 साल का लड़का मार दिया। 2 साल वाली ब्रेक के बाद फिर से अंधकार शुरू हो गया। फिर यूक्रेन, फिर लेनिनग्राड। आंद्रे ने 2 साल में 9 या उससे ज्यादा मर्डर्स किए। अब वो लाश को काट कर छोटे टुकड़ों में कर देता था। बॉडी पार्ट्स, जेनिटल, यूटेरस, निपल्स, टंग तक निकाल देता था ताकि पुलिस को कंफ्यूज कर सके। 1990 में आंद्रे ने 8 और लड़के लड़कियों को मार डाला। फाइनल विक्टिम थी 22 साल की लड़की, जिसे उसने रेलवे स्टेशन पर फंसाया, जंगल में ले जाकर बीट किया, काटा, निपले और जबान निकाल दी, खाने की कोशिश की। अब पुलिस हर जगह सर्वेलेंस लगा चुकी थी। सर्वेलेंस हाई थी। एक दिन एक छोटे लड़के से बात करता पुलिस ने देखा। एक और इंसिडेंट में 3 लोग उसके पास गए, अपने आप को पुलिस बोला और उसको गिरफ्तार कर लिया। आंद्रे ने रेजिस्टेंस नहीं की। जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो चाकू, रोप, मिरर सब मिला। पुलिस स्टेशन में वो एकदम चुप था। पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन जब साइकेट्रिस्ट ने उससे बात की, आंद्रे ने सारी कहानी खोल दी। पहली हत्या से लेकर 56 लोगों का कत्ल, जिस्म के टुकड़े, सब डिटेल्स पुलिस को बताए। पुलिस कस्टडी में साइकेट्रिस्ट के सामने आंद्रेई ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। स्टार्ट से 56 मर्डर्स तक, हर लोकेशन, हर बॉडी का डिटेल। जहां अनआइडेंटिफाइड लाशें मिली, वहां भी पुलिस को ले जाकर सब कुछ बताया। उसके स्टेटमेंट्स ने क्लियर कर दिया कि ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता था। बॉडीज के पार्ट्स कट करने के बाद कई बार उन्हें मुंह में डालकर चबाना या खाना, या सिर्फ चबाना और थूक देना, ये सब रिचुअल्स उसके कन्फेशन में आए। उसने माइंड ब्लोइंगली एग्जैक्ट डिटेल्स दिए। हर मर्डर की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, लोकेशन, टाइम, ऑल प्लान्ड था, इम्पल्सिव नहीं। बड़ा सवाल उठता था, क्या आंद्रेई पागल था? एक मेडिकल बोर्ड की टीम ने उसकी मेंटल कंडीशन टेस्ट की। एक्सपर्ट्स का यूनानिमस डिसीजन था, जब उसने क्राइम्स किए वो फुल्ली सेन था। उनके हिसाब से आंद्रे के ब्रेन में प्रीनेटल यानी जन्म से पहले चोट या डैमेज के हल्के निशान थे, पर क्राइम करते वक्त वो रिस्पॉन्सिबल और कॉन्शियस था। अप्रैल 14, 1992 को आंद्रेई को कोर्ट ले जाया गया। लिंचिंग की डिमांड से भरी एंग्री भीड़ थी। विक्टिम्स के रिलेटिव्स, पब्लिक, मीडिया, ऑल उस खौफनाक शख्स की एक झलक चाहते थे। कोर्ट ने उसको एक आयरन केज में रखा ताकि वो बाकी लोगों तक ना पहुंच सके। पूरे ट्रायल में आंद्रे कभी चिल्लाता, कभी अपनी पैंट्स उतार देकर क्राउड में अपने जेनिटल्स वेव करता, कभी बेहूद होकर उल्टी सीधी हरकतें करता, एकदम ऑपोजिट ऑफ उस अर्ली शर्माइले इंसान के। बहुत ओकेजन्स पे वो लीगल प्ली बदल देता, कभी गिल्टी, कभी इनोसेंट। क्राउड टोटल शॉक में था। जज, मीडिया, पुलिस, सब ने ऐसे कोर्ट रोमांटिक्स कभी नहीं देखे थे। आंद्रे पर टोटल 53 किलिंग्स का केस बना। प्रूफ सॉलिड था, कन्फेशन, स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, डिटेल्स, सब कुछ। कोर्ट ने 52 केस प्रूव माने, एक में सबूत कम होने पर अक्विट कर दिया, लेकिन आंद्रे ने खुद माना कि वो 56 तक मार चुका है। हर केस के लिए उसको फांसी की सजा सुनाई गई। 14 फरवरी 1994 को जेल से निकाला गया, एक साउंड प्रूफ सेल में लाया गया। रशियन इंटीरियर मिनिस्ट्री के एक स्पेशली पिक्ड जवान ने आंद्रे के सर के पीछे गोली मारी। उस इंसान का रोज फॉरएवर खत्म हो गया। क्या वो पागल था या इविल? क्राइम एक्सपर्ट्स का मानना है आंद्रे प्लान्ड, लॉजिकल, प्रीमेडिटेटेड किलर था। कहीं से भी रैंडम या कंपल्सिव नहीं। उसमें पुलिस से बचने के लिए हर ट्रिक, फोरेंसिक्स, इंटेरोगेशन, चालाकियां अपनाई। लोग डिबेट करते हैं कि वो इनसेन था, पर लॉ की नजर में वो फिट और रिस्पॉन्सिबल था। आंद्रे की कहानी सबसे बड़ा सबक है, एक इंसान कितनी डार्कनेस अपने अंदर रख सकता है और सिस्टम, पुलिस और समाज की लापरवाही, अंधकारी इग्नोरेंस कितनी दूर तक पहुंचा सकती है। एक पढ़े लिखे, सबकी नजरों में सिंपल आदमी की सच्चाई
अंदर से वो एक दरिंदा था। पुलिस की चूक, समाज की चुप और सबकी हिचकिचाहट, सब ने मिलकर एक मौत का पैगाम बनाया। अगर आपको ये कहानी हिला गई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना